एक बहुत ही आम दृश्य पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक युवा है जिसे शेयर मार्केट का कोई खास अनुभव नहीं है। हाँ, जो कि आजकल बहुत देखने को मिलता है। बिल्कुल। और वो उत्साह में आकर बिना ज्यादा सोचे समझे किसी जोखिम भरी जगह पर अपनी एक बहुत बड़ी रकम लगा देता है। और जाहिर सी बात है, अनुभव की कमी है तो उसे भारी नुकसान उठाना ही पड़ता है। वही तो। लेकिन यहाँ कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। वो युवा अपनी इस गलती को स्वीकार करने या अपनी नासमझी को मानने के बजाय सीधा अपने माता पिता के पास जाता है। और उन पर गुस्सा करता होगा। हाँ हाँ, वो उन पर चिल्लाता है कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं। मतलब आप तो बड़े हैं, आपको तो पता होना चाहिए था ना कि ये नुकसानदेह है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ओ, मतलब अपनी गलती का सारा इल्जाम सीधा माता पिता के सर पर। बिल्कुल। और 30 सालों के अनुभव वाली एक बाल मनोवैज्ञानिक यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और शिक्षिका के नोट्स के अनुसार, जो कि आज का हमारा मुख्य स्रोत भी है, ये कोई एक आध घटना नहीं है। सही बात है। ये आज के समय में हर दूसरे घर की कहानी बनती जा रही है। हम अक्सर पारिवारिक समारोहों में सुनते हैं कि आजकल की पीढ़ी बिल्कुल बदल गई है। हाँ, ये तो एक सामूहिक चिंता बन चुकी है। तो आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मिशन केवल इस शिकायत को दोहराना नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में बच्चे अचानक से इतने बदल गए हैं, या फिर कुछ और बात है। हाँ, या फिर अनजाने में ही सही हमारी आधुनिक परवरिश में यानी आज की पेरेंटिंग में कोई बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चूक हो रही है। 30 साल पहले के बच्चे और आज के बच्चों के व्यवहार में जो ये खाई बनी है, उसकी असली जड़ तलाशना ही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। ओह, अगर हम इन 30 सालों के समय को देखें ना, तो ये समाज के पूरे ताने बाने और मानवीय व्यवहार में आए एक बुनियादी बदलाव का गवाह रहा है। हाँ, स्रोत में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो केवल पीढ़ियों की तुलना नहीं है, बल्कि व्यवहार के प्रतिमानों का पूरी तरह से पलट जाना है। मतलब सोचने और प्रतिक्रिया देने का तरीका ही बदल गया है। बिल्कुल। अगर हम 30 साल पहले के समय का विश्लेषण करें, तो बच्चे अपने माता पिता या बड़ों के सामने कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचते थे। हाँ, एक तरह का लिहाज होता था। एकदम सही। ये केवल खौफ या डर नहीं था, बल्कि रिश्तों के बीच एक तय की गई मर्यादा थी। एक अदृश्य सीमा रेखा थी जिसे पार करना गलत माना जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। आज के जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें ये बात सामने आती है कि बच्चे कई बार बिना सोचे समझे, अब बिना किसी फिल्टर के ऐसी बातें कह जाते हैं जो सीधे तौर पर आहत करने वाली होती हैं। वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो रिश्तों को अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। मनोविज्ञान में कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन की घटना नहीं होता। सही कहा। मैं भी यही सोच रहा था कि ये बदलाव किसी भूकंप की तरह अचानक नहीं आया है। भूकंप की तरह नहीं। मतलब जब भूकंप आता है तो सब कुछ एक पल में हिल जाता है और तबाही तुरंत दिखाई दे जाती है। लेकिन ये स्थिति एक इमारत की नींव में धीरे धीरे लगने वाली दीमक की तरह है। वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। दीमक की तरह। है ना। बाहर से घर बिल्कुल सुरक्षित और सुंदर नजर आता है, सुख सुविधाएं पूरी होती हैं, परिवार खुशहाल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बिना किसी आवाज के वो दीमक पूरी नींव को खोखला कर रही होती है। बिल्कुल। और जब तक उस कमजोरी का एहसास होता है, तब तक रिश्तों का वो ढांचा इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो एक छोटे से विवाद का झटका भी नहीं सह पाता। ये दीमक वाली बात इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को एकदम सही तरीके से समझाती है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो ये स्पष्ट होता है कि बच्चों का ये पलटकर जवाब देना या उनका आक्रामक होना केवल एक बुरी आदत नहीं है। ये दरअसल एक अलार्म है, एक चेतावनी की तरह। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि रिश्तों की नींव में वो दीमक लग चुकी है। और ये दीमक और कुछ नहीं बल्कि रोजमर्रा के फैसलों में की जाने वाली हमारी अनदेखी है। मतलब हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। जब एक दिन बच्चा थोड़ी तेज आवाज में बात करता है, तो शांति बनाए रखने के लिए उस व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया जाता है, ताकि बहस ना हो। सही। अगले दिन वो कोई जिद करता है और घर का माहौल खराब ना हो, इसलिए उसकी मांग पूरी कर दी जाती है। ये जो सालों तक चलने वाली छोटी छोटी नजरअंदाजी की श्रृंखला है, यही वो दीमक है जो अंततः सम्मान और मर्यादा की उस मजबूत इमारत को पूरी तरह से खोखला कर देती है। इस दीमक के पनपने की जो असली जगह हमारे स्रोत में बताई गई है, वो सच में बहुत चौंकाने वाली है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग कुछ और ही मानते हैं। बिल्कुल। अक्सर यही माना जाता है कि गलतियां वहां होती हैं जहां माता पिता बहुत सख्त होते हैं या बच्चों पर बेवजह गुस्सा करते हैं। लेकिन स्रोत के अनुसार ऐसा नहीं है।
नहीं, स्रोत के अनुसार सबसे बड़ी चूक वहां होती है जहां माता पिता अपना प्यार जता रहे होते हैं। ये बहुत दिलचस्प पहलू है। स्रोत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा एक विशिष्ट मानसिकता की ओर इशारा करता है, और वो मानसिकता ये है कि जो हमें अपने बचपन में नहीं मिला वो हम अपने बच्चों को देंगे। ये भावना सुनने में बहुत ही निस्वार्थ और सुंदर लगती है। हर माता पिता यही चाहते हैं। हाँ, हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे को कोई कमी न रहे, लेकिन स्रोत ये स्पष्ट करता है कि यहीं सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती हो जाती है। मतलब माता पिता देना तो सीख जाते हैं, लेकिन वे सीमाएं यानी बाउंड्रीज बनाना भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, उसे नया मोबाइल चाहिए या उसे देर रात तक जाकर टीवी देखना है। माता पिता सिर्फ इसलिए उसकी बात मान लेते हैं ताकि बच्चा रोए नहीं या उसकी भावनाएं आहत ना हो। और मैं बता दूं, सीमाओं का ये अभाव एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब बच्चे की हर मांग को बिना किसी शर्त के पूरा किया जाता है तो उसके मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि दुनिया बस उसके हिसाब से चलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल उठता है। अगर हम आज की आधुनिक और तनावपूर्ण दुनिया को देखें, आजकल बच्चे पहले ही स्कूल, पढ़ाई और सोशल मीडिया के भारी प्रेशर में रहते हैं। हाँ, तनाव का स्तर तो काफी बढ़ गया है। और आधुनिक पेरेंटिंग के कई लेख भी यही कहते हैं कि बच्चों को ट्रॉमा या मानसिक तनाव से बचाना चाहिए। तो ऐसे में क्या घर एक पूरी तरह से सेफ स्पेस यानी सुरक्षित और तनाव मुक्त स्थान नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब माता पिता का अपने बच्चों को खुश देखना और उनकी इच्छाएं पूरी करना एक स्वाभाविक प्रेम है, और अगर घर पर भी उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए ना बोलकर स्ट्रेस दिया जाए तो क्या ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुरा नहीं है? ये आज के समय का सबसे बड़ा भ्रम है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, घर को एक सेफ स्पेस बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो एक ऐसी जगह बन जाए जहां कोई नियम या सीमाएं ना हो। इसे समझने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक इम्यून सिस्टम की अवधारणा को देखना होगा। मनोवैज्ञानिक इम्यून सिस्टम, ये शारीरिक इम्यून सिस्टम जैसा ही है क्या? बिल्कुल उसी तर्ज पर काम करता है। जिस तरह अगर किसी बच्चे को हमेशा एक अति स्वच्छ, कीटाणु रहित माहौल में रखा जाए, उसे कभी मिट्टी में खेलने ही ना दिया जाए, हाँ, तो उसका शारीरिक इम्यून सिस्टम विकसित नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि जब वो पहली बार घर से बाहर निकलता है तो एक मामूली सा वायरस भी उसे गंभीर रूप से बीमार कर देता है। ओह, तो मनोविज्ञान में भी ठीक ऐसा ही होता है। एकदम ऐसा ही होता है। हर छोटी बड़ी जिद को पूरा करना और बच्चों को हर तरह की निराशा या अस्वीकृति से बचाना उनके मनोवैज्ञानिक इम्यून सिस्टम को विकसित होने से रोक देता है। मतलब प्यार जताना गलत नहीं है? प्यार जताना गलत नहीं है, लेकिन प्यार जताने और बच्चे को हर तरह के संघर्ष से बचा लेने के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। जब प्यार के नाम पर हर मांग तुरंत पूरी की जाती है तो बच्चे के दिमाग को ये संदेश मिलता है कि मेरी हर बात मानी जाएगी और मुझे कभी किसी ना का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि असल जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। संघर्ष, प्रतीक्षा और ना सुनना, ये सब मानसिक लचीलेपन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। यानी वो निराशा, वो छोटी सी ना जो उन्हें एक खिलौना न मिलने पर महसूस होती है, वो दरअसल भविष्य के लिए एक वैक्सीन का काम करती है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वैक्सीन। जब एक बच्चा सुरक्षित माहौल में यानी अपने घर में पहली बार अपनी किसी मांग पर ना सुनता है तो उसे निराशा होती है। वो रोता है, गुस्सा करता है। हाँ, लेकिन यहीं वो ये भी सीखता है कि निराशा के बाद जीवन खत्म नहीं हो जाता। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। लेकिन जब उसे ये वैक्सीन नहीं दी जाती, जब उसकी दुनिया को इतना आरामदायक बना दिया जाता है कि उसे लगता है ना जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो एक अलग ही पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल, उसके दिमाग में एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जो वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। असली समस्या तब शुरू होती है जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो असल दुनिया का सामना करता है। हाँ, भविष्य में किसी बड़े फैसले के समय, चाहे वो करियर का हो या रिश्तों का, जब माता पिता या समाज उसे पहली बार ना कहता है तो उसका मनोवैज्ञानिक ढांचा उस ना को सहने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन में कभी अस्वीकृति का सामना किया ही नहीं होता। एकदम सही। इसलिए वो उस ना को एक सामान्य बात की तरह स्वीकार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। और फिर वही बचपन की जिद एक आक्रामक रूप ले लेती है। हाँ, जो पहले सिर्फ एक खिलौने के लिए रोने तक सीमित थी, वो हताशा धीरे धीरे अपमान यानी डिसरिस्पेक्ट में बदल जाती है।
वे कठोर और आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क ने कभी ये सीखा ही नहीं कि जब चीजें उनके मन मुताबिक ना हो तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बच्चों को खुश रखने और उन्हें रोने से बचाने के चक्कर में दरअसल उन्हें भविष्य के बड़े दुखों और वास्तविक दुनिया के झटकों से लड़ने के लिए पूरी तरह से कमजोर बनाया जा रहा है। दुर्भाग्य से यही सच है। तो जब भावनाओं के मामले में ना सुनना नहीं आता तो उसका सीधा असर जीवन के व्यावहारिक और भौतिक हिस्सों पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। चलिए इस चर्चा को वित्तीय फैसलों और जिम्मेदारी की तरफ लेके चलते हैं, जहां सीमाओं का ये अभाव सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पैसों के मामले में ये बहुत साफ दिखता है। हमारे स्रोत में पैसों की कद्र या वैल्यू ऑफ मनी को लेकर बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। आज के समय में बच्चों को ब्रांडेड कपड़े, महंगे स्मार्टफोन और अच्छी खासी पॉकेट मनी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ओह, बिना ज्यादा मेहनत किए। हाँ, लेकिन जो चीज उन्हें नहीं मिलती वो है इन सुविधाओं के पीछे का संघर्ष। उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि ये पैसे आए कहाँ से, इसके पीछे कितनी रातें जागकर काम किया गया है, कितनी मेहनत लगी है, इसका कोई एहसास उन्हें नहीं होता। ये स्थिति सीधे तौर पर देर से मिलने वाली संतुष्टि या जिसे मनोविज्ञान में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, उस सिद्धांत से जुड़ी है। अच्छा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हाँ, जब बच्चे को कोई भी महंगी चीज सिर्फ एक बार मांगने पर तुरंत मिल जाती है तो उसका मस्तिष्क हर चीज में तुरंत परिणाम खोजने लगता है। मतलब उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि इच्छा और उस इच्छा की पूर्ति के बीच कोई समय या मेहनत का फासला होता ही नहीं है। और जब सुविधाओं के पीछे की मेहनत का ज्ञान नहीं होता तो उन सुविधाओं की कद्र भी शून्य हो जाती है। ये तो बहुत तार्किक बात है। इस मानसिकता का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब ये बच्चा आर्थिक फैसले लेने की उम्र में पहुंचता है। शुरुआत में जिस शेयर मार्केट वाले उदाहरण की बात हमने की थी, हाँ, वो इसी मानसिकता का चरम रूप है। एक बच्चा जिसे पैसों की असली कीमत नहीं पता और जिसके मस्तिष्क को सिर्फ त्वरित परिणाम चाहिए, वो उत्साह में आकर किसी जोखिम भरी जगह पर बड़ी रकम लगा देता है, क्योंकि उसके लिए वो मेहनत की कमाई है ही नहीं। बिल्कुल, उसके लिए यह सिर्फ एक नंबर है, एक खेल है। और अनुभव न होने के कारण जब भारी नुकसान होता है तो उसका पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा चरमरा जाता है। ये स्थिति तो बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे किसी व्यक्ति को बिना ब्रेक लगाना सिखाए एक बहुत ही तेज रफ्तार और महंगी गाड़ी की चाबी थमा दी जाए। वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मतलब उसे ये तो बता दिया जाता है कि एक्सेलरेटर कैसे दबाना है, रफ्तार का मजा कैसे लेना है, लेकिन जब अचानक सामने कोई दीवार आ जाए या कोई खतरनाक मोड़ आ जाए तो गाड़ी को रोकना कैसे, ये उसे पता ही नहीं होता। और जब भयानक एक्सीडेंट होता है तो वो हैरान रह जाता है कि अरे ये कैसे हो गया। ये एनालॉजी वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं पे बिल्कुल सटीक बैठती है। वो एक्सीडेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो एक्सीडेंट भविष्य और रिश्तों का भी होता है। सही बात है। यहाँ जो सबसे अहम अवधारणा सामने आती है वो है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी अपनी जिम्मेदारी लेना। हाँ, क्योंकि उस बच्चे को बचपन से कभी सीमाओं में रहना, ना सुनना और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना नहीं सिखाया गया, इसलिए जब वो जीवन में गिरता है या कोई बड़ा नुकसान करता है तो वो अपनी गलती मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। वो खुद का आत्मनिरीक्षण करने के बजाय तुरंत अपने माता पिता की तरफ मुड़ता है और उन्हीं पर इल्जाम लगा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक माता पिता ने ही उसके लिए हर समस्या को सुलझाया है। वे हमेशा उसके लिए एक सेफ्टी नेट बने रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए जब वो गिरता है तो वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता कि उसने गलत छलांग लगाई थी, वो सेफ्टी नेट पर ही आरोप लगाता है कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं। वो कहते हैं कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। मतलब पैसे भी माता पिता के डूबते हैं और उस नासमझी का पूरा इल्जाम भी अंततः उन्हीं के सिर आ जाता है। और जब ये इल्जाम लगाया जाता है ना, तो ये केवल एक वित्तीय गलती नहीं रह जाती, ये रिश्तों में उस दीमक का सबसे विनाशकारी रूप है। बच्चा अपनी नाकामी का सारा बोझ माता पिता के कंधों पर डाल देता है। इसका नतीजा ये होता है कि रिश्तों में एक बहुत ही गहरी कड़वाहट पैदा हो जाती है, जो घर के पूरे माहौल को विषाक्त कर देती है। हाँ, माता पिता खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और बदले में उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। दूसरी ओर बच्चा अपने उसी विकृत मनोवैज्ञानिक ढांचा के कारण ये मानता रहता है कि वो हमेशा सही है और उसके माता पिता या पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ है। बिल्कुल। वाह,
ये गहन विश्लेषण वाकई कई पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाला है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे बचपन में किसी बच्चे को सिर्फ रोने से बचाने के लिए दी गई एक छोटी सी हाँ आगे चलकर उसके वयस्क जीवन के कितने बड़े तूफान का कारण बन सकती है। बिल्कुल। ये केवल एक पीढ़ी की शिकायत नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार के निर्माण की एक पूरी विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। तो इस 30 साल के अनुभव और शोध के निचोड़ को अगर समेटा जाए तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि बच्चे जन्म से ना तो बहुत अच्छे होते हैं और ना ही बहुत बुरे। वो कोई बनी बनाई मूर्ति लेकर इस दुनिया में नहीं आते। वो वैसी ही कच्ची मिट्टी हैं जिसे जैसा आकार दिया जाता है वो वैसे ही सांचे में ढल जाते हैं। इस पूरी चर्चा का मुख्य सार यही है, बच्चों का जो भी व्यवहार है, चाहे वो बड़ों के प्रति सम्मानजनक हो या असम्मानजनक, चाहे वो जिम्मेदार हो या गैर जिम्मेदार, वो उनका जन्मजात चरित्र नहीं है। तो वो क्या है? वो व्यवहार दरअसल घर में दी जाने वाली परवरिश का एक जीता जागता प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। हाँ। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि अगर माता पिता थोड़ा सजग हो जाएं, अगर वे शॉर्टकट लेने यानी रोते हुए बच्चे को तुरंत चुप कराने के लिए उसकी हर मांग मान लेने के बजाय थोड़ा समय दें, थोड़ा धैर्य रखें और बच्चों को सही गलत का फर्क समझाएं, तो परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं। बच्चों को ये सिखाना कि हर चीज आसानी से नहीं मिलती, उन्हें ना सुनने की आदत डालना बहुत आवश्यक है। और उन्हें उनके छोटे छोटे फैसलों की जिम्मेदारी लेना सिखाना भी। एकदम सही। अगर ये धैर्यपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाए तो यही बच्चे जो आज जिद्दी या असंवेदनशील लग सकते हैं, कल को एक बहुत ही मजबूत चरित्र वाले इंसान बन सकते हैं और अपने परिवार के लिए गर्व का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि ये पूरी चर्चा आज के सामाजिक परिवेश में इतनी ज्यादा प्रासंगिक और आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बाहर की दुनिया को, इंटरनेट को या पूरी की पूरी नई पीढ़ी को कोसने में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। ये तो एक आम बात हो गई है कि जमाना खराब हो गया है। हाँ, लेकिन दूसरों को या पूरी जनरेशन को बदलने की कोशिश करने से पहले बदलाव की शुरुआत घर के अंदर से होनी चाहिए। परवरिश के तरीकों को ईमानदारी से समझना और उनमें सुधार करना सबसे पहला कदम है। सही बात है। क्योंकि अगर केवल सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया गया और सीमाओं व संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर दिया गया तो आने वाली पीढ़ी शायद बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, शायद वो अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन वे एक संवेदनशील, संस्कारी और मजबूत इंसान नहीं बन पाएंगे। और बिना संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के कोई भी सफलता अंततः समाज और परिवार के लिए खोखली ही साबित होती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो इस विस्तृत चर्चा और 30 वर्षों के गहन मनोवैज्ञानिक अनुभवों के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए यहाँ श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा विचलित करने वाला विचार है जिस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर हम एक ऐसी पूरी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिनकी परवरिश केवल इस आधार पर हुई है कि प्रेम का मतलब सिर्फ और सिर्फ हाँ सुनना है, जिनकी हर छोटी बड़ी मांग घर की सुरक्षित चारदीवारी में तुरंत पूरी कर दी जाती है, तो सोचिए जब ये पीढ़ी इस सुरक्षित घर से बाहर निकलेगी, जब वे असल दुनिया में कदम रखेंगे, अपने कार्यस्थल पर जाएंगे जहां ऑफिस की राजनीति और काम का दबाव होगा, या फिर जब वे अपने खुद के व्यक्तिगत और रोमांटिक रिश्तों में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जहां उनके माता पिता हर मुश्किल को सुलझाने और उनका बचाव करने के लिए मौजूद नहीं होंगे और जहां ये दुनिया उन्हें बार बार बेझिझक और बिना किसी नरमी के ना कहेगी। तो उस समय हमारे समाज का पूरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ढांचा कैसा होगा? क्या वे उस ना को बर्दाश्त कर पाएंगे?